हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आनंद कुमार। आज हम लाइफ प्रोसेस के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और देखेंगे कि पहले फर्स्ट लेक्चर से जो हमने कुछ सीखा था उसके बाद इसके अंदर क्या अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब अगर हम पहले लेक्चर की बात करें तो वहां पे ये डिसाइड किए थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि वो एक लिविंग थिंग्स कह सकते हैं हम उसको, जो कि नॉन लिविंग से काफी कुछ डिफरेंस उसके अंदर होता है। जब उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लिए थे तो आज उसके बाद जब आगे हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक फिर से हम लोग के पास क्वेश्चन आया है कि जो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का सीधी सी मतलब ये है कि हम ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल को यूज करते हैं जो कि हम लोग किसी वातावरण के द्वारा एक अपने बॉडी के आउटर से हम वो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। और बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये सिखाने का काम करेगा कि जो हम लोग एक मेन थिंग्स होती है जो फूड को एनर्जी के रूप में बदलने के लिए वो हम लोग के पास जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। हालांकि अगर इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का बात करें तो इसमें एक और चीज आती है कि हम फूड के बारे में भी कह सकते हैं कि फूड को भी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और वो एक एनर्जी का रूप होता है, लेकिन उस एनर्जी के रूप को एनर्जी में बदलने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है ये ऑक्सीजन आपको यूज करना पड़ता है। ये ऑक्सीजन ही उस फूड को एनर्जी के रूप में बदलने का काम करता है। किस प्रकार से ये ऑक्सीजन एक न्यूट्रिशन को एनर्जी के रूप में बदलते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये अभी फिलहाल आप लोग का जो थ्योरी का काम है उसके अंदर ये बात बताई जाती है कि हम जो भी इस धरती पे कोई भी जीव है इसमें जो अधिकांश जीव, अगर हम बात करें तो अधिकांश जीव वो ऑक्सीजन जो है वो यूज करते हैं जो कि आउटसाइड से लेते हैं और हम लोग के बॉडी के अंदर और फिर उसे एनर्जी के रूप में बनाने का कार्य करते हैं। फिर आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी यहाँ पे एक बात आपको बता दिया जाए, बहुत सारी क्राइटेरिया जो होती है वो ये तय करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए वो सारी जरूरतें उसके अंदर होती रहती है, रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज की, लेकिन कुछ उसमें एसेंशियल होते हैं। यानी ऐसा होते हैं कि नॉर्मली अगर इस अर्थ के ऊपर जो भी जीव आएगा उसको वो क्राइटेरिया को फॉलो करना ही होगा, वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करनी ही होगी, तब जाके वो इस अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन ये वो रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि इस अर्थ के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म को करना जरूरी होता है। नीचे में लिखा भी गया है कि ऑल द एबव प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हालांकि ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं इसके अलावा भी और सारी जरूरतें होती है और सारी क्राइटेरिया होती है जो कि एक लिविंग बीइंग्स फुलफिल करती है अपने लाइफ को यहाँ पे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आगे दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये दो क्वेश्चन करने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ऊपर से जो भी हम कुछ सीखे थे वो इसके अंदर कंसिडर कर दिया गया है। फिर जब चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि हम जानते हैं इस बात को कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे जीव रहते हैं। अगर बहुत सारे जीव रहते हैं इस अर्थ के ऊपर, हम ये जानते हैं कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट रहते हैं एक दूसरे में। जब इस चीज का बात अगर हम लोग इस जगह पे करेंगे तो हमें इस चीज का अनुभव पहले से है कि इस अर्थ के ऊपर ऐसा बहुत सारा जीव है जो कि यूनिसेलुलर है और बहुत सारे जीव है कि वो मल्टीसेलुलर है। और ये भी बात हम जानते हैं कि इसके अंदर जब इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था तो बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किए थे। एक जो थे वो थे एनिमल और एक जो थे वो थे प्लांट।
लेकिन बेसिकली अभी हम एक ऑर्गेनिज्म का ही बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, लेकिन बात यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इस अर्थ, ये अर्थ जब आया होगा तो उस अर्थ पे सबसे पहले इसी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे वो इस अर्थ पे आए थे। हालांकि उस अर्थ के अंदर उसका लाइफ प्रोसेस कैसे होगा हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर काफी कुछ भिन्नता देखी जाती है। तो आखिर वो कौन सी भिन्नता है या ऐसा कौन सा उसके अंदर एक बॉडी का स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर बताया जाता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ये चीज सही बात बताई गई है यहाँ पे कि अगर हम बात इसका करेंगे तो ये बात बताया जाता है कि नो स्पेसिफिक ऑर्गन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास पाया जाता है। इतनी छोटी सी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन कहाँ से आएगा? हम ये बात जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी का जो डिफरेंशिएट हुआ था इस अर्थ के ऊपर प्रिमिटिव से अभी मॉडर्न तक में, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सेल आया था, सेल से जो है यहाँ पे टिश्यू बना था, फिर उस टिश्यू से ऑर्गन बना था और फिर उस ऑर्गन से यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की रचना हुई थी और फिर उस ऑर्गन सिस्टम से बताया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनी है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज होता है एक सीक्वेंस वाइज में वर्क करते हैं और फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करने का काम करता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर इस ऑर्गन का कहीं पे चर्चा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसके अंदर ऑर्गन नहीं है तो वो अपना लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता, वो भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। वो अपने लाइफ प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में ही हम अभी बात करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक छोटे से जीव भी इस अर्थ के ऊपर वो सारी क्रिया मेंटेन करती है जो कि एक किसी भी जीव के लिए लाइफ को परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए। यानी कहते हैं कि वो भी फूड लेते हैं, वो भी बात करे तो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, वो भी अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं और धोने का काम करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह उसके अंदर भी वेस्ट मटेरियल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर भी गैसों का एक्सचेंज होते रहते हैं, उसके अंदर भी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होते रहते हैं। लेकिन ये सारी जो क्रियाएं उसके अंदर होती है वो होती है यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से। यानी सिंपल डिफ्यूजन उसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसके कारण उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई भी वर्क करवाने के लिए, उसके लाइफ को परफॉर्म करवाने के लिए अहम होती है। ये सिंपल डिफ्यूजन होती क्या है? ये सिंपल डिफ्यूजन की चर्चा हम 9th क्लास से करते आते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का अगर बात करें तो इसका हिंदी होता है विसरण, और जब इसके बारे में बात करते हैं तो पता ये चलता है कि विसरण तब होती है जब किसी गैस का या किसी भी बताया जाता है कि प्रोडक्ट का अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट का मात्रा कहीं पे बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो ज्यादा से कम की ओर खुद प्रोसीड हो जाए, खुद वो एक जगह से दूसरे जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बताया ये जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारा अपना लाइफ को परफॉर्म कर पाते हैं। हालांकि ये डिफ्यूजन वाली बात, ऑस्मोसिस वाली बात आगे भी आएगी जिसे कि डीपली में आपको बताया जाएगा। बशर्ते यहाँ पे याद रखना आपको है कि इस डिफ्यूजन जो होता है उसके अंदर जो हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ती है, जिसके कारण अगर बात किया जाए कि अगर वो कोई जीव पानी के अंदर है तो पानी का उसका सराउंडिंग जो होता है वहां पे पानी की मात्रा
मात्रा ज्यादा होती है, हायर कंसंट्रेशन वहां पे पानी का हुआ, वो उस जीव के अंदर अगर पानी का मात्रा कम है तो उसके अंदर जो ये पानी की मात्रा होगी ये हाई कंसंट्रेशन से खुद इस जीव के अंदर लो कंसंट्रेशन के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। गैस का भी ऐसी है, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो CO2 की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है तो ये CO2 की मात्रा ज्यादा होने से जिधर CO2 की मात्रा कम होगी इसका प्रॉपर्टीज है कि वो खुद उधर प्रोसीड हो जाते हैं, यानी ये CO2 अब उसके अंदर चला जाएगा। ऑक्सीजन भी इसी तरह से जाते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव के अंदर ये सिंपल डिफ्यूजन होती है। बात करें सिंपल डिफ्यूजन की तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी कोई भी गैस का एक्सचेंज कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ पे रीजन एक होती है कि ये बहुत कम दूरी के अंदर हो पाती है। यानी कहने का मतलब अगर सेल का नंबर बहुत कम है तो उसके अंदर ये डिफ्यूजन सबका जो प्रोसेस होता है वो साधारण तरीका से हो पाता है। फिर ये बात अगर हम बात करें, बताया जाता है कि द इंटायर बॉडी सरफेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ एन एनवायरमेंट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है और इस जगह पे अगर बात किया जाए तो बताया ये जाता है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे से जीव जो होते हैं जो एक कोशिकाएं के बने होंगे, वो कोशिकाएं मान लेते हैं कि ये एक छोटे से जीव है, एक कोशिका के बने हुए हैं, तो इसका सारा का सारा यहाँ पे बॉडी सरफेस जो होते हैं वो सारा का सारा बॉडी सरफेस जो होते हैं वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं। यानी इसके चारों साइड से एनवायरमेंट इसको घेरा रहता है और ये डायरेक्टली एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहने के कारण वो एनवायरमेंट से अच्छा खासा डिफ्यूजन का प्रोसेस कर पाते हैं, गैस का एक्सचेंज कर पाते हैं। फिर बताया जाता है कि सो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीट दे आर ऑल नीड्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, और इसी के कारण बताया जाता है कि वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपना सारा का सारा प्रोसेस उस एनवायरमेंट के कांटेक्ट से कर पाते हैं। यानी अगर बात हम करें तो नेचर जो है वो सभी जीव को इस अर्थ के ऊपर ऐसा सारा कुछ करके दिए हुए हैं जिसके मदद से वो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसिंग का कार्य कर पाते हैं। ऐसा ये नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही सारा कुछ कर पाए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बस उसको देखते रह जाए। बताया ये भी जाता है, आप लोग को मालूम होगा कि सबसे पहले जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही इस अर्थ के ऊपर आगाज हुआ और धीरे धीरे उसके अंदर टाइम टू टाइम ग्रोथ होने के कारण आज हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आए हुए हैं। फिर अगर आगे बात किया जाए तो बात ये आती है आगे कि अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी लाइफ प्रोसेसिंग का वर्क कैसे होती है। तो जब इसके बारे में हम बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका बात करें तो वो कैसी होती है, तो बात ये बताया जाता है कि मल्टी सेलुलर के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर हम जानते हैं कि वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में, यानी वो सराउंडिंग यानी अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं रहते हैं। डायरेक्टली नहीं सर, सब बोलते हैं सर जी ये देखिए ये तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए ये हम लोग के सेल का ऊपर वाला लेयर है, ये एपिथेलियम लेयर है सेल का। लेकिन अगर हम बात करें हम लोग के अंदर जो सेल है बॉडी को बनाने में और सारे जो सेल यूज हुए हैं वो सेल तो सराउंडिंग के हम लोग के एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के कांटेक्ट में डायरेक्टली तो नहीं है, तो अर्थात ये कैसे अपना सारा का सारा वर्क कर पाते हैं। तो जानते हैं इस चीज के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन जो होती है वो डिफ्यूजन हम लोग के शरीर के अंदर काम नहीं करती है। यह डिफ्यूजन की मदद से हम लोग की सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर होने वाली क्रियाएं जो होती है वो संभव ही नहीं हो पाती है। अर्थात ऐसा कौन सा और हम लोग के बॉडी के अंदर ऐसा पाया जाता होगा सिस्टम जिसके द्वारा हम अपना लाइफ के प्रोसेस को वर्क कर पाते हैं, जैविक परिक्रम को वर्क कर पाते हैं। तो हम जानते हैं इस चीज के लिए कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए नेचर ने इस कॉम्प्लेक्स से चीज को बनाने के लिए इसके अंदर और भी सारा चीज टिश्यू का, ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम की रचना तैयार की है।
यानी हम ये बात कह सकते हैं कि हम जो बात करें यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्सीजन इनटेक इन आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू। बात बताया जाता है कि हम लोग भी गैस एक्सचेंज करते हैं, हम लोग भी एयर को कंज्यूम करते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेने का कार्य करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नहीं जा पाती है। तो वो जाती कैसी है हम लोग के शरीर के अंदर, हम लोग के बॉडी के अंदर वो जो हम लोग एयर को इनहेल किए, वो एयर इनहेल होने के बाद हम लोग के पूरे बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो बताई जाती है कि वहां पे हम लोग के शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू पाया जाती है। एक स्पेसिफिक टिश्यू की रचना से हम लोग के बॉडी के अंदर एक ऑर्गन की बनावट होती है, जिस ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनती है, और उस ऑर्गन सिस्टम से फिर हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेड का काम होता है वो सारा का सारा हो पाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से जानने का कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानने का काम करते हैं, और वो क्रियाएं जो होती है वही ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। यानी इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं, चाहे वो सराउंडिंग से ले, चाहे हम लोग के बॉडी के अंदर ही क्यों ना बने, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने का कार्य जो होता है वो किसी न किसी हम लोग के बॉडी के अंदर डेवलप सिस्टम के द्वारा हो पाती है। अर्थात हम लोग जो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, हम लोग जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो सारा का सारा ऑक्सीजन पता होना चाहिए कि हम उस सिस्टम के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करते हैं। फिर बात ये बताई जाती है कि जो ड्यूरिंग ऑल दीज केमिकल रिएक्शन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नॉट ओनली एनर्जी बट आल्सो बाय प्रोडक्ट। हम यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात यहाँ पे वो है कि जो हम लोग के बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के इस अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है, सभी के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। एक केमिकल रिएक्शन के बाद ही इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होती है वो सरवाइव कर पाती है, उसे सारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल हो पाती है, और वह सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर जिंदा रह पाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बात हम करें कि केमिकल प्रोसेस हुआ और केमिकल प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन से उसके उपयोग होने वाले, यूजफुल होने वाले प्रोडक्ट उसके बॉडी के अंदर बना, और साथ में उसका और बाय प्रोडक्ट जो या हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो ना बने हो, ऐसा नहीं होता। इस अर्थ के ऊपर ऐसा कभी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट बने और बाय प्रोडक्ट ना बने। बाय प्रोडक्ट के रूप में भी कुछ ना कुछ आपको मिलता है, और वो बाय प्रोडक्ट हम लोग के लिए कितना यूजफुल है, कितना हार्मफुल है, वो उस केमिकल रिएक्शन पे होती है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन बताना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, हम लोग जो है वो यहाँ पे एनर्जी का कोई पार्ट हम लोग के बॉडी के अंदर है, जानते हैं कि वो हो सकता है सिंपली कौन, तो हम जानते हैं कि वो ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप ग्लूकोज हो सकता है। ये ग्लूकोज जो होती है हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के द्वारा हमें यहाँ पे ऑक्सीजन अपटेक करते, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और यहाँ पे इसका एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होती है इस ग्लूकोज के साथ, और फिर यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। हम ये जानते थे कि अगर हम लोग के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का टाइप ग्लूकोज है, उसे ऑक्सीडाइजिंग किया जाए तो हम लोग के बॉडी के अंदर यूजफुल होने वाले प्रोडक्ट जो थे वो एनर्जी थे। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ही हमें नहीं मिलती, हमें इस एनर्जी के साथ साथ पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट भी हमें मिलती है। हालांकि इस रिएक्शन के बारे में आगे भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब ये दो रिएक्टेंट आपस में मिले थे तो यहाँ पे ये सारा का सारा एक प्रोडक्ट बना।
ये सारा का सारा प्रोडक्ट है, लेकिन बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग के लिए जो मेन प्रोडक्ट होती है, जिसे हमें हमारे बॉडी को जरूरत थी, वो थी बस एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमें CO2, H2O और हीट ये हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिला। यानी बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें वो वहां पे कुछ एनर्जी मिलती है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिलती है। वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ मेन प्रोडक्ट होती है और कुछ बाय प्रोडक्ट होती है। ये बाय प्रोडक्ट हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है आपके लिए हार्मफुल हो। अगर हार्मफुल है तो उसे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है और फिर उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और फिर उसे हम लोग के बॉडी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करना, ये सारी चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। वही वाली बात यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं निकलती, वहां पे बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें कोई ना कोई चीज मिलती है। और फिर उस बाय प्रोडक्ट को हम हार्मफुल बाय प्रोडक्ट होगा तो हम उस बाय प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज कर देंगे। चाहे अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो वो भी वो बाय प्रोडक्ट को एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही शरीर से बाहर करने का कार्य करेगा। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जो कि उस बाय प्रोडक्ट को बाहर कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि नेचुरल ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी के अंदर तैयार होते हैं और हम कोई ना कोई सिस्टम के द्वारा किसी थ्रू के द्वारा हम उसे बाहर रिलीज कर देते हैं। फिर बात आती है आगे कि जो दे नीड टू रिमूव फ्रॉम बॉडी, हाँ उस हार्मफुल प्रोडक्ट को हमें जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल था उसे जरूरत होती है कि हम अपने बॉडी से रिमूव कर दे और उस रिमूवल वेस्ट मटेरियल हार्मफुल प्रोडक्ट को हम एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर करने का काम करते हैं। यानी एक नया सा यहाँ पे नाम सुनने को मिला है एक्सक्रेशन। ये होती क्या है इसके बारे में भी आपको डीपली से स्टडी करवाया जाएगा, लेकिन अभी अगर हम समझे तो ये एक्सक्रेशन वही प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को तो इस बॉडी से बाहर करने का काम करते हैं। वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे हम रिलीज करवाने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन का प्रोसेस बताया जाता है। बताया गया कि इसके अंदर इस एक्सक्रेशन के कार्य करने के लिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस एक्सक्रेशन को बनाने के लिए एक सिस्टम की रचना हुई और वो सारी सिस्टम जब उसके अंदर जाके वर्क करती है तो फिर हम वो एक्सक्रेशन का कार्य कर पाते हैं। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कर सकते हैं, चाहे वो हम उसके अंदर गैस के एक्सक्रेशन का बात करें, सॉलिड का करें, लिक्विड का करें, हर एक टाइप का वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रेडी होती है और हम उसे कोई ना कोई एक पार्टिकुलर सिस्टम के द्वारा उसे रिलीज करने का कार्य करते हैं, जो कि हम इसके बारे में भी चर्चा आगे की क्लास में करते रहेंगे। ये आपको यहाँ पे अभी एक सिस्टम बताया जा रहा है कि हम लोग लाइफ प्रोसेस के लिए किस प्रकार से कैसे हम लोग ये सारी